आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किसको कब प्रेफर करना है, मतलब क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और बेसिकली हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में। तो केबल के ऊपर अभी तक 2-3 लेक्चर मैंने लिए हैं, वहाँ पे हमने बताया था केबल कितने तरीके की होती है, क्या होती है। साथ ही साथ हमने प्रेशर्ड केबल और बेल्टेड केबल इन सब के ऊपर चर्चा करी थी, रेटिंग के ऊपर चर्चा करी थी, कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट उसके ऊपर चर्चा करी थी। आज इस लेक्चर में कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे कौन सी प्रेफर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, दो तरीके से हम लोग पावर को भेज सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया था। या तो हम ओवरहेड भेज सकते हैं, यानी कि सर के ऊपर से, जैसा कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू टांग करके, और दूसरा है अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के अंदर डिग करके, खोद के, पाइप्स में आप केबल डाल के। तो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन में मैंने कुछ पॉइंट्स यूज़ करे हैं और पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत बार यार पेपर में ना पूछ लिया जाता है कि जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं वहाँ के लिए पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब हमें केबल की तरफ जाना है और कब हमें ओवरहेड ट्रांसमिशन पे रहना है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मोर पब्लिक सेफ्टी। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, ग्राउंड के अंदर अगर पावर जा रही है तो हमें कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ग्राउंड जो है ऑलरेडी अर्थेंड है, तो इसलिए हमें कोई इतनी टेंशन नहीं है। अगर मान के चलते हैं केबल ख़राब भी हो गई तो भी सारी पावर ग्राउंड में ही चली जाएगी और ग्राउंड में ही है, तो हमें करंट लगने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ओवर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो लेस पब्लिक सेफ्टी, सही बात है। ऊपर तुम्हारे ओवर ट्रांसमिशन लाइन चल रही है, हाई टेंशन वायर, तो उससे चिपकने के तुम्हारे चांसेस बहुत हैं, क्योंकि एयर है। अगर एयर तुम्हारे पंचर हो गए या तुम गलती से छू गए तो वहाँ पे आपकी पब्लिक सेफ्टी कम है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस, तभी तो ग्राउंड क्लियरेंस मतलब क्या हो गया, सैग वाले लेक्चर में बताया था, मान के दो चलते हैं, दो टावर हैं और इनके बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, तो ग्राउंड से इसे लोएस्ट पॉइंट इसका और ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ग्राउंड क्लियरेंस, GC, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस होता है। तो इतना, ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये डिसाइड करता है कि हमारी पब्लिक वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और पब्लिक सेफ्टी के लिए हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, डिपेंड ऑन द वोल्टेज। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होगा, और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण हमें क्या करना है, टावर बड़े बड़े लगाने पड़ते हैं। इसीलिए जो तुम देखते हो पावर ट्रांसमिशन, उसमें देखते हो कितने ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं, तो जितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस उतना ऊंचा टावर। इसी तरीके से कभी आपने देखा होगा, अभी मैं जल्दी में नरोरा नरोरा पावर प्लांट मैंने विजिट करा था, नरोरा पावर प्लांट, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूपी में। तो हमने देखा वहाँ पे गंगा नदी बह रही थी, तो गंगा नदी के आसपास जो टावर थे, बहुत ही हाइट का टावर था। क्यों? क्योंकि नीचे रिवर बह रही है, तो ये है कि हाई आपको अच्छी खासी हाइट चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, दो टावर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि बीच में नदी बह रही है। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी खासी हाइट से हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन डाली हुई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि टावर की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो टावर की हाइट होगी वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगी ग्राउंड क्लियरेंस पे, जो कि डिपेंड करेगा वोल्टेज पे। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस। हालांकि उसके बाद भी ये पब्लिक सेफ्टी के लिए कम, हम कह सकते हैं कम सेफ है एज़ कम्पेयर टू द अंडरग्राउंड, जो कि कम्प्लीटली सेफ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, मोर एक्सपेंसिव। सही बात है यार, तुम्हें ये केबल जो होते हैं, एक तो केबल का कंस्ट्रक्शन बड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि उसके अंदर हमें अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटर यूज़ करना पड़ता है। इतनी सारी आपने देखा है ना, 3-4 लेयर हमने डिस्कस करा था, सर्विंग हो गई, शीट हो गई एंड आर्मरिंग हो गई, काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ तुम्हें उसको बिछाना पड़ेगा, स्किल्ड लेबर चाहिए, ज़मीन खोदनी पड़ेगी, मशीन्स चाहिए उसके लिए, ड्रिल मशीन चाहिए। बल्कि और अगर हम लोग बात करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन की, तो ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलेटर की कॉस्ट पूरी पूरी बच जाती है। हम लोग केवल पोर्सिलिन के इंसुलेटर केवल टावर पे टांगते हैं, लेकिन अराउंड दी कंडक्टर आपने देखा होगा, ट्रांसमिशन लाइन जब जा रही होती है तो पूरे कंडक्टर के अक्रॉस कहीं पे भी इंसुलेशन नहीं लगा होता। केवल टावर में जब टांगते हैं तो क्रॉस आर्म में हम लोग की, हमारा कंडक्टर क्रॉस आर्म को टच ना कर जाए, वहाँ पे हम लोग इंसुलेटर की लेयर लगा, इंसुलेटर की सीरीज़ लगाते हैं, स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूरे वायर के अंदर आपने देखा होगा किसी भी तरीके का हम इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, लेस फ्लेक्सिबल एज हैव नो स्पेस फॉर एक्सपेंशन। सही बात है, एक बार आपने केबल बिछा दी, ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि भैया इतना इतने दूरी में बिछनी है, उस हिसाब से गड्ढा खोद लिया। अब एक बार केबल बिछ गई, अब तुम चाहते हो कि यार थोड़ा सा और हम इसको एक्सपेंड कर लें, या एक केबल और डाल लें, तो इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अगर एक केबल, या डबल सर्किट लाइन, अगर डबल सर्किट हम डालना चाहेंगे, तो मान के चलते हैं कहीं पे ग्राउंड खोद के तुमने एक लाइन डाल दी, अब तुम चाह रहे हो एक लाइन और डालें, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्दर गड्ढा खोदना पड़ेगा, जो कि मतलब स्पेस, क्योंकि नो स्पेस फॉर एक्सपेंशन। एक अगर केबल पड़ी है
तो उसमें बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाता है, उसके लिए दूसरे के लिए तुम्हें फर्दर गड्ढा खोदना पड़ेगा, तो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरहेड की तो बड़ा आसान है भाई, ट्रांसमिशन लाइन के टॉवर हैं, तो इसमें एक हम यहाँ पे मान के चलते हैं 3 फेज ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो हम एक तरफ डबल सर्किट करना है तो उसी टॉवर से तुम डबल सर्किट लाइन भी भेज सकते हो थोड़ा सा चेंज करके, तो मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, चौथा पॉइंट, वर्किंग वोल्टेज जो होता है लिमिट होता है 66 केवी के, इससे ज़्यादा हम वोल्टेज नहीं रखते। देखा होगा 66 केवी ही तुम्हारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन की कैटेगरी या और उससे अल्ट्रा हाई टेंशन की कैटेगरी में, अल्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी में आ जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं ओवर ट्रांसमिशन लाइन की तो 66 केवी बहुत ही स्मॉल टेंशन, मतलब नॉर्मल आता है। ठीक है, हाई मतलब जो हाई टेंशन वायर्स में आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात करें तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन होती है 400 केवी के अप्रॉक्स। ठीक है, और इससे ज़्यादा वोल्टेज भी हम कैरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ओवर ट्रांसमिशन में कंडक्टर्स आपस में बहुत दूर दूर होते हैं और एयर जो है वो इंसुलेटर काम करती है, तो क्योंकि हमारे पास स्पेस होता है कंडक्टर्स को दूर दूर रखने का, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंसुलेशन की समस्या नहीं होती, हम हाई वोल्टेज पे डील कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड में सारी चीज़ें बहुत क्लोज होती हैं सॉरी, कंडक्टर जो होते हैं बड़े ही क्लोज चल रहे होते हैं और ग्राउंड के भी बहुत क्लोज होते हैं, अर्थ के साथ ही साथ आपस में बहुत क्लोज होते हैं, तो इंसुलेशन पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज हम लोग कैरी नहीं कर सकते। इवन आप सोच के देखना 66 केवी के लिए भी प्रेशर्ड केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, मैंने बताया था। तो इसके लिए भी सोचो 66 केवी के लिए भी तुम्हें मतलब सबसे ज़्यादा एडवांस्ड केबल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, समझ में आ रही? तो ये जो है इसीलिए ये कोई खास हम लोग ज़्यादा वोल्टेज हम लोग कैरी नहीं कर सकते अंडरग्राउंड। ठीक है, 5 पॉइंट की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ द केबल इज लार्जर। ठीक है, केबल का साइज जो होगा वो लार्ज होता है एंड साइज ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि केबल के अंदर पूरा सिस्टम चल रहा होता है, उसके अंदर हम जब हम बात करते हैं केबल की तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कोर कैसी है, आर्मरिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो साइज जो होता है केबल का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है केबल की वो स्मॉलर होती है बिकॉज मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर हायर करंट। अगेन सेम चीज़ भाई, करंट कैरिंग कैपेसिटी अगर हम अंडरग्राउंड जब डील कर रहे हैं तो वहाँ पे दोनों चीज़ें, वोल्टेज करंट सब चीज़ें हमारे पास लिमिटेड ही हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे कंडक्टर्स बहुत पास पास हैं, तो इसीलिए कंडक्टर का करंट वोल्टेज सब लिमिट में कर सकते हैं। वहीं पर करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो ओवर ट्रांसमिशन में बहुत हाई होती है, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई ऐसे खास इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि क्या है कि भाई मेंटेनेंस के चक्कर में ही तो सारा काम करा। हम लोगों ने ओवर ट्रांसमिशन लाइन पहले चलता था स्टार्टिंग से, तो हम क्या करते थे ओवर ट्रांसमिशन लाइन जब डालते हैं तो ये क्या होता है, एनवायरनमेंट के बहुत प्रोन है। मान के चलते हैं बादल आ गए तो बारिश हो रही है इनके ऊपर, है ना, हवाएं चल रही हैं और बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ जम गई, तो ये क्या एनवायरमेंटल प्रोन है। तो आंधी तूफान में देखते होगे लाइट चली जाती है, जरा सी बारिश हो जाए लाइट चली गई, आंधी आके लाइट चली गई, तो ये क्या है ना, इनके मतलब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रोन है। तो जब ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रोन है तो मोर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, भाई ग्लेरी टच हो गई, लाइन जल गई, ठीक है, तो तुरंत मेंटेनेंस करवाओ, तो बहुत ही क्विक फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ओपन है। जबकि अंडरग्राउंड क्या है, क्लोज सिस्टम है, मतलब एनवायरनमेंट से बिल्कुल हमने इसे ढक रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक चीज़ तुम्हारे घर के अंदर अंडर पूरा कवर में है और एक चीज़ खुले पब्लिक में पड़ी हुई, तो पब्लिक वाली चीज़ ज़्यादा डैमेज होगी, तो डेट इज़ द पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट्स और फेलियर्स आर लेस। ऑब्वियस ही बात है, ये बिल्कुल पुराने वाले पॉइंट से, क्योंकि यार अब जैसे ग्लेरी है, हम देखते हैं अक्सर यार गांव में बहुत बार ऐसा होता है, तो ग्लेरी आई टावर पे बैठी, टावर से एकदम कंडक्टर पे कूद गई, तो मान लेते हैं टावर और कंडक्टर को टच कर गई, इंसुलेटर को बाईपास कर दिया और चिपक जाएगी, या कबूतर मर जाते हैं अक्सर। तो ये सब केस क्या है यार, बहुत ही फ्रिक्वेंट है। तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉल्ट जो होती है और फेलियर की, ये ओवर ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ओपन है, पब्लिक में, एनवायरनमेंट प्रोन है। जबकि अंडरग्राउंड के अंदर है तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉल्ट भी कम होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉल्ट होंगे कम लेकिन फॉल्ट डिटेक्शन और उसका क्लियरेंस बहुत डिफिकल्ट है। यानी केबल तुमने अगर बिछा दिए एक बार तो फॉल्ट होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर एक बार हो गया तो भाई बहुत बड़ा खर्चा है। फॉल्ट को डिटेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, समझ में आ रही बात ये। फॉल्ट डिटेक्शन, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉल्ट डिटेक्शन, केबल के अंदर फॉल्ट कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं, अंडरग्राउंड अर्थ के अंदर हमने केबल बिछा दी है, अब उसके अंदर मान के चलते हैं कोई फॉल्ट हो गया, तो वो कैसे डिटेक्ट किया जाता है, अगर आप ये चाहते हो तो लेक्चर के कमेंट में लिख देना कि फॉल्ट डिटेक्शन पे सर वीडियो बनाएं, फॉल्ट डिटेक्शन लिख देना, ठीक है, फॉल्ट डिटेक्शन, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वरना मैं इसको स्किप करके चल रहा हूँ, अभी तक स्क्रिप्ट इसकी कोई नोट शोट तैयार नहीं करें। लेकिन अगर चाहते हो नॉलेज वाइज की फॉल्ट डिटेक्ट कैसे करेंगे उसको सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, और थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा उससे अच्छा लगता है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक तो कर ही दिया करो, कमेंट्स भी कर दिया करो, जिससे कि मेरे को फीडबैक मिलता रहे। देखो क्लास में यार सब लोग बैठे होते हैं तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन ऐसे में क्या होता है, मेरे सामने कंप्यूटर है तो मुझे ये एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ भाई तुम लोग को सुनाई दे रहा है, तो एटलीस्ट
आप लोग कुछ नहीं जा रहा है, आप लोग कमेंट तो कर ही सकते हो, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो फॉल्ट डिटेक्शन क्लियरेंस डिफिकल्ट है। अच्छा, इसमें अगर हम बात कर लें ओवरहेड ट्रांसमिशन में, तो फॉल्ट बहुत फ्रिक्वेंटली होंगे लेकिन इजीली क्लियर भी हो जाते हैं, तो क्लियरेंस भी आसान है और डिटेक्शन भी आसान है। भाई लाइन टूटी हुई दिख रही होगी ना, अगर ट्रांसमिशन लाइन में गिलहरी कूद गई, कबूतर जल के मर गया, तो वहाँ ट्रांसमिशन लाइन जल गई तो गिर गई तो हमें दिख रहा होगा कि यार देखो आग लग गई है, ये हो गया। तो ये सब चीज़ें, फ्रिक्वेंसी ऑफ फॉल्ट बहुत तेज है लेकिन डिटेक्ट करना भी आसान है और क्लियर करना भी आसान है, ठीक है, सस्ती लेबर से काम हो जाएगा। लेकिन अगर केबल में हो गया तो महंगी लेबर लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो केबल के अंदर कम होता है, क्योंकि क्या है कि स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर बहुत कम है। देखो वोल्टेज ड्रॉप, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली होता है जब हम बात करते हैं रिएक्टिव पावर की, हमने बात करी थी। तो अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई जितनी सप्लाई है, या जितनी सिस्टम में रिएक्टिव पावर मौजूद है, तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है, हम सब जानते हैं। इसी के लिए हम लोग कैपेसिटेंस को लगाते हैं, एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा करी हुई थी, ठीक है, जीएमडी जीएमआर वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आरएलसी पैरामीटर के ऊपर ऑलरेडी मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है, जाके देख सकते हो। वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो होता है ट्रांसमिशन लाइन को अफेक्ट करता है। तो पूरी कोशिश जो हम लोग करते हैं कि जीएमआर जो है, जीएमआर, ठीक है, उसको बढ़ा दें और जीएमडी को कम कर दें। याद है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए बंडल कंडक्टर हमने बनाए थे, और जीएमडी इन सब के लिए हमने ट्रांसपोजिशन करा था डबल सर्किट लाइन में। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बड़ा डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो सब कुछ हमने देखा था। तो अल्टीमेट एम क्या था कि वोल्टेज ड्रॉप कम हो सके। वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है? अगर क्यू बढ़ गई, अब सॉरी क्यू की डिमांड बढ़ गई, क्यू की डिमांड बढ़ गई और सिस्टम में रिएक्टिव पावर है नहीं। और ऐसा कब होता है? जब सिस्टम के अंदर इंडक्टिव लोड हावी हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? इसके लिए कैपेसिटेंस ज़्यादा करना चाहते हैं, कैपेसिटेंस को एनहेंस करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग एक्सटर्नली फैक्ट डिवाइसेस या फिर एक्सटर्नल कैपेसिटेंस बैंक लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने करी थी ना। लेकिन अगर अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है कि अंडरग्राउंड केबल के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं अपोजिट फेस के, वो बड़े क्लोज होते हैं, और ज़्यादा क्लोज होने की वजह से इनका कैपेसिटेंस जो होता है अंडरग्राउंड केबल का, वो करीब 20 to 30 टाइम्स होता है, 30 टाइम्स होता है सी ओवर हेड ट्रांसमिशन के। तो जितना, क्योंकि ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं अपोजिट फेस के, तो उनके बीच में कैपेसिटेंस उतना अच्छा बन नहीं पाता। लेकिन केबल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, तो ऐसे में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? कम होगा, जबकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। समझ में आ रही बात? ही अब देखो, अब बहुत सारे लेक्चर तुम्हें ये बता देंगे बस इतना पॉइंट, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरा एक ही एम होता है कि आपको पूरे डिटेल में रीज़न देना, केवल एक लाइन दे के काम नहीं चलेगा। मेरा काम है आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना डेप्थ के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को समझो, ये जो पॉइंट लिखा हुआ था वोल्टेज ड्रॉप और स्पेसिंग, अब कई लोग होंगे उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि स्पेसिंग से वोल्टेज ड्रॉप का क्या लेना देना। तो स्पेसिंग का लेना देना है, स्पेसिंग जो है इसका लेना देना है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस से लेना देना है हमें रिएक्टिव पावर का, ठीक है, और रिएक्टिव पावर से लेना देना है वोल्टेज ड्रॉप का। तो जो हम लोग कैपेसिटर बैंक लगा के रिएक्टिव पावर सप्लाई करते थे कैपेसिटेंस इंप्रूव करके, वो अंडरग्राउंड केबल में नेचुरली होता है, तो इसीलिए इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप की समस्या कम आती है। नेक्स्ट, हाई चार्जिंग करंट। अब देखो इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, हमने देखा केबल के अंदर 20 से 30 गुना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा कंपेयर टू द ओवर ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर 20 से 30 गुना कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस जब भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अटैच होता है तो इट विल डिमांड चार्जिंग करंट। यानी कि आपको मैंने बताया था कि अगर ट्रांसमिशन लाइन ओवर मतलब अनलोडेड भी है, कोई लोड नहीं लगा है, फिर भी कैपेसिटर जो होगा वो अपना चार्जिंग करंट लेगा, तो उतना करंट हर समय सिस्टम से ड्रॉ होता रहेगा लीडिंग पावर फैक्टर के साथ। तो दिस वन इज द चार्जिंग करंट। तो अब कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्जिंग करंट फ्लो होगा, जबकि इसके अंदर लो चार्जिंग करंट फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम इंटरप्शन ड्यू टू द थंडर स्टॉर्म। ये तो मैंने बताई दिया। लाइटनिंग, कोई मतलब ही नहीं, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, लाइटनिंग गिर रही है, थंडर स्टॉर्म, सब कुछ हम लोग ज़मीन के अंदर है। इसको देखो जरा, मान के चलते हैं ये आपकी ज़मीन है और यहाँ पे 2 गज ज़मीन के नीचे, ठीक है, इसके यहाँ पे हमने अपना केबल डाल रखा है। अब लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात है? जबकि इस पे सबका फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट कॉज एनी इंटरफ्रेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन। अब ना कम्युनिकेशन लाइन के अंदर इंटरफ्रेंस होता है, तो टेली कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफ्रेंस कब होगा? जब ओवर ट्रांसमिशन लाइन चल रहा है और यहीं पे हमारी टेली कम्युनिकेशन फ़ोन की तारें चल रही होती थी, तो इनके बीच में इंटरफ्रेंस हो जाता था। लेकिन अंडरग्राउंड केबल में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फ़ोन की तारें ऊपर चल रही हैं और अंडरग्राउंड हमारा यहाँ पर है। तो इस तरीके कोई भी इंटरफ्रेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, जबकि ओवर ट्रांसमिशन में होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नाउ एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। अब देखो अंडरग्राउंड केबल के अंदर कोरोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोरोना? क्योंकि कोरोना होता है एयर के, जब पार्टिकल एयर के अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है एयर में। तो इसके अंदर तो एयर वेयर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर डील कर रहा हो। कोरोना डिस्चार्ज कहाँ होगा? ओवर ट्रांसमिशन में, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है?
ठीक है, वो कोरोना के ऊपर ऑलरेडी 5 से 6 पार्ट के मैंने सीरीज बना रखी, जाके देखो मजा आ जाएगा, पूरा विजुलाइज होगा। ठीक है, तो ये कोरोना क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द आसपास के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं और वहां पे ऑसिलेट करने लगते हैं, जबकि ऐसी कोई भी चीज अंडरग्राउंड में देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑफ द पावर एट शॉर्टर डिस्टेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर छोटी डिस्टेंस पे चाहिए, मतलब सब स्टेशन के अंदर अंदर तुम्हें पावर भेजनी है, यूनिवर्सिटी के अंदर भेजनी है, ठीक है, मॉल के अंदर पावर हमें सर्कुलेट करनी है, तो छोटी डिस्टेंसेज में ये काम करेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेज की बात करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग ओवर ट्रांसमिशन लाइन को ही प्रेफर करेंगे आज भी। ठीक है, लेआउट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द अंडरग्राउंड सिस्टम इज वेरी लेस, ये हमने बताई दिया कि फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़मीन एक्स्ट्रा खोदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने अंडरग्राउंड वायर बिछा दिया वहीं पे एक और तार बिछा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार बिछा दिया तो फिक्स स्पेस हो गया, अब तुम्हें दोबारा गड्ढा खोदना पड़ेगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ओवर ट्रांसमिशन की बहुत ही अच्छी होती है। हम लोग ईजिली एक टॉवर से हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉवर हमने उस पर तार डाला हुआ है तो सिंगल सर्किट लाइन चल रही थी, उसी टॉवर पे डबल सर्किट लाइन भी हम डाल सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। अंडरग्राउंड सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है, हाँ भैया, इसी काम के लिए तो सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। अंडरग्राउंड सिस्टम पे हम जा ही क्यों रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ मोर रिलायबल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट कम होंगे। ठीक है, तो चांसेस ऑफ फॉल्ट कम है तो रिलायबल ज़्यादा है, जबकि ओवर ट्रांसमिशन लाइन रिलायबल कम है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फॉल्ट ज़्यादा होंगे तो आई समय जरा सी बारिश हुई लाइट चली गई, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लेस रिलायबिलिटी। जरा सी बारिश होगी, आंधी होगी, लाइट चली जाती है, तो यानी सिस्टम रिलायबल नहीं है। तुम्हारे घर में शादी है तो तुम रिलाय नहीं कर सकते यूपी सरकार पे कि वो तुम्हारे घर में उस दिन बिजली आएगी, और बल्कि रिश्तेदार आए होंगे तो आप बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन तो ज़रूर लाइट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने फेस करी होगी, बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। तुम्हारे घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई त्यौहार, अब त्योहारों पे तो कम है लेकिन शादी फंक्शनों पे ऐसा अक्सर हो जाता है, खासकर गर्मियों में। तो क्या है कि सिस्टम के अंदर हम सिस्टम पे हम रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पे अगर यूपी में अंडरग्राउंड सिस्टम हो जाए, अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन, अगर अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल हो जाए तो हम बहुत हद तक रिलाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा अब तक जितनी बात हुई ना। जाते जाते आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे जो भी मैंने आज जो लेक्चर पढ़ाया, साथ साथ पुराने जितने भी लेक्चर हैं, ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम, सारे के सारे तो नहीं पॉसिबल हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लेक्चर्स की पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। आप प्राइम ग्रुप ज्वाइन करें, प्राइम मेंबर बने। साथ ही साथ अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि AE JEE लेवल की, तो आप हमारा प्राइम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। जस्ट 60 रुपीज़ कॉस्ट है, और इसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को बहुत ही इन डेप्थ सॉल्यूशन दिया है। एग्जाम्पल के लिए सैंपल मैंने डाली रखे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी गई है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट के पास पैसे की समस्या रहती है, तो इसीलिए मिनिमम कॉस्ट हमने रखी है। आप इसको ज्वाइन करें तो PDF और MCQ की तैयारी दोनों आपकी साथ साथ चलती रहेगी। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।